गौतम आईएएस एकेडमी की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के डिस्कशन में हम जो है काफ़ी आगे तक आ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ ये आपकी सब्जेक्ट के प्रति, सब्जेक्ट के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो है बहुत इंक्रीज़ करेगा। आपको वास्तविकता में ये समझ में आएगा कि भारत में किस प्रकार ब्रिटिश रूल जो है वो अपने पांव जमाएगा। हमने अब तक जो चीज़ें देखी हैं आप उसे थोड़ा समझने का प्रयास करें कि अब तक जो हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में घटनाओं को देखा है, उन घटनाओं की परिणति क्या है, उन घटनाओं का एक्सट्रीम वे क्या है, उनका उच्चतम बिंदु क्या है, जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं और इसके पश्चात वे क्या हासिल करना चाहती हैं। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार किस प्रकार हुआ। हम इस बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अगर आप एक लाइन एक शब्द में पूछें तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं कि भारत में हमने देखा था भारत के अंदर जो है वह रूल ऑफ ब्रिटिशर्स वो 3 स्थानों पर है। और अगर अपन थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करें तो यह जो रूल है वह बंगाल में है, मुंबई में है और लास्ट में हम देखेंगे कि वह चेन्नई या मद्रास में है। जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी कैसे बनाई ये हम आज तक के वीडियोस में देख चुके हैं। हमने यह डिस्कशन पहले ही कर लिया है कि किस प्रकार जो अंग्रेज हैं उनको बम्बई हासिल हुआ, किस प्रकार अंग्रेज़ों को चेन्नई हासिल हुआ और एंड ऑफ द डे किस प्रकार इन्होंने अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसी अर्थात बंगाल प्रेसिडेंसी या आप कहें कलकत्ता प्रेसिडेंसी का निर्माण करा, वहाँ पर कैसे रूल करा, उसको कैसे कंसोलिडेट करा और एंड ऑफ द डे वहाँ पर द्वैध शासन या डायरकी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक की बात हमारी हो चुकी, अर्थात भारत के अंदर ब्रिटिशर्स की 3 प्रेसिडेंसीज बन चुकी हैं और तीनों प्रेसिडेंसीज अच्छे से अपने आप को कंसोलिडेट कर चुकी हैं, अपने आप को जो है वहाँ पर सेट कर चुकी हैं। अब ब्रिटिशर्स तैयार हैं भारत के अंदर अपने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। ये जो आज तक का घटनाक्रम है, और यहाँ मैं जब कह रहा हूँ आज तक, इन द सेंस मैं कह रहा हूँ 1765 तक की बात। हमने जो है 1765 तक की बात कर ली है, डिस्कशन कर लिया है कि 1600 में बनी कंपनी 1765 तक कैसे पहुंची। अगर मैं इस 1765 को थोड़ा और क्लियर करूं तो मेरे कहने का मतलब है बक्सर के युद्ध तक की स्थिति हमने देख ली है। प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा द्वैध शासन के बारे में भी देखा, डायरकी सिस्टम के बारे में भी देखा, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि जो डायरकी सिस्टम है या हम कहें द्वैध शासन है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए उस टॉपिक को मैंने उस वीडियो में कवर नहीं करा। आज के इस वीडियो में हम डेडिकेटली इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत डेप्थ में जाएंगे कि वास्तव में सिस्टम है क्या। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की डेट मतलब 1765 वो दिन है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी उसने अपनी 3 मेजर प्रेसिडेंसीज बना ली हैं। और वो 3 मेजर प्रेसिडेंसी जैसे आपको पता है बंगाल, मद्रास और बम्बई है। अब ये तीनों प्रेसिडेंसी अपना काम कर रही हैं। अब इसके बाद 1765 के बाद बंगाल में जो द्वैध सिस्टम या आप कहें डायरकी सिस्टम जो लागू करा गया, ये डायरकी सिस्टम या द्वैध सिस्टम लाया क्यों गया, इसके पीछे का कारण क्या था, इसका महत्व क्या था और इसके कारण प्रभाव क्या पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको प्रीवियसली जैसे मैंने बताया उन हेडिंग्स के अंदर आप लिखने का प्रयास करें। मैं अगर यहाँ से डिक्टेशन देता हूँ कि फ़लाना लाइन अब से अब तक लिखिए, फ़लाना लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखिए, तो ये वीडियो जो है वो बहुत लंबे हो जाएंगे और आप उनको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, उनको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप उसे डाइजेस्ट कर पाएँ इसके लिए आवश्यक है कि मैं उसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बता दूँ और इसके बाद आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हेडिंग्स के अंदर नोट कर लें।
वैसे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको हेडिंग से स्वयं दे दूं, स्वयं आपको बता दूं कि फलाना चीज़ को फलाना के अंदर लिखना है, फलाना लाइन जो है इस टॉपिक के अंतर्गत आएगी। परंतु आपको अपनी समझ का, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम अनलेस और अनटिल यू आर अ थिंकिंग क्रिएचर। अगर आप जो है स्वयं से किसी चीज़ को सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, आप में विचार की शक्ति नहीं है, तो बहुत कम संभावना है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, बिकॉज इसमें एक मेंस एग्ज़ाम होता है जहां आपकी समझ, आपकी सोच का टेस्ट होता है। तो आप जो है जिस घटना को मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स को उससे निकालें, उसको नोट करें और बाकी की घटना को कंसोलिडेट करें अपने अंदर। देखिए, बंगाल में ब्रिटिशर्स की बक्सर के युद्ध जीत जाने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव, मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत शार्प माइंडेड, कूटनीतिक ज्ञान जो है इनमें कूट कूट कर भरा है। ये व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव जो है आते हैं और उत्तर भारत की तीन बड़ी शक्तियों से मेरा आशय क्या है, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ बंगाल का नवाब जो कि अब युद्ध में जा चुका है, निपट चुका है, सेकंड जो है वो अवध का नवाब, और थर्ड हैं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों को ब्रिटिशर्स की सेना ने संयुक्त रूप से एक बार में हरा दिया बक्सर के युद्ध में। अब इस युद्ध से क्लियर हो चुका है कि उत्तर भारत में, और मैं कहूँ थोड़ा महत्वाकांक्षी होके, कि पूरे भारत में एक सबसे बड़ी शक्ति है, और वह सबसे बड़ी शक्ति कौन है? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स यहाँ से अपने आप को लीड कर सकते थे डायरेक्टली, अर्थात मुगल बादशाह को भेज देते वो जेल, अवध के नवाब से ले लेते उसका राज्य, और बंगाल में करते सीधा राज्य। ये ना करके रॉबर्ट क्लाइव ने जो है यहाँ एक नया सिस्टम स्टार्ट करा बंगाल में, और वो नया सिस्टम क्या था? द्वैध शासन। तो आप सेंटर हेडिंग डालेंगे बंगाल में द्वैध शासन, लिखते जाएं और समझते जाएं कि द्वैध शासन है क्या। देखिए, मोटा मोटा बात करें, एक ब्रॉडर सेंस में बात करें, बहुत सरफेस लेवल पर बात करें, तो द्वैध शासन का अर्थ होता है दो पार्टीज का रूल। और दो पार्टीज, अगर हम बात करें बंगाल के विषय में, तो वो दो पार्टीज हैं, फर्स्ट वन बंगाल का नवाब और सेकंड वन कंपनी। तो द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी और नवाब दोनों का शासन चलेगा। परंतु यहाँ जानने लायक, समझने लायक और एक रोचक बात यह है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर, वो जाफर जो है वो उसकी मृत्यु हो गई संधि करते, मतलब कि जब ये इलाहाबाद की संधि हो रही थी तब तक। उसका जो पुत्र बना, उस पुत्र में ना इतनी समझ थी, ना वह इतने योग्य था कि वो सही तरीके से जो इस पद का उपयोग कर सके, और अंग्रेजों ने उसके साथ संधि कर ली, और इस संधि के तहत जो नवाब की पावर्स थी वह भी अंग्रेजों के पास थी। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब इस चीज़ को समझें कि किसी भी राज्य मतलब मैं चाहे आज की बात करूं, चाहे इंग्लैंड में बैठे किसी देश, किसी कंट्री, यूरोप में बैठे किसी कंट्री की बात करूं, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, चाहे मुगल साम्राज्य की बात कहूं, चाहे आर्यंस की बात करूं, सभी जगह अगर एक स्टेट है, एक राज्य है, तो उस राज्य के अंतर्गत समझिएगा दो टाइप के केसेस होते हैं, या हम कहें दो टाइप के मामले होते हैं, दो टाइप के कार्य करने पड़ते हैं राजा को। इससे सरल नहीं हो सकता। दो टाइप के कार्य करने होते हैं एक राजा को। पहला कार्य जो होता है, वहाँ राजा, चाहे आज के समय भारत का प्रधानमंत्री समझिए, दो तरह के कार्य होते हैं। पहला होता है दीवानी कार्य और सेकंड होता है निजामी कार्य। अब दीवानी कार्य क्या होते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिविल केसेस या सिविल पावर, और सेकंड होती है निजामत, या इसे कहते हैं प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। तो ये दो पावर्स होती हैं, एक होती है दीवानी या सिविल, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव या निजामत या प्रशासकीय शक्तियाँ। और इसको मैं सरल करूं तो इन दो शक्तियों के साथ हम कैसे डील करते हैं। तो एक शक्ति वो होती है जिसको हम पैसा देते हैं। अब वो पैसा देने वाला एक करदाता भी हो सकता है, चाहे फिर वो कंपनी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी या कोई भी हो। तो दीवानी अर्थात रेवेन्यू लेने वाली, रेवेन्यू जनरेट करने वाली संस्था जिसको हम पैसा दे रहे हैं। और सेकंड जो संस्था होती है, वह संस्था होती है जो हमें उसके बदले सर्विस देती है, प्रशासन करती है। इसको हम बहुत सरफेस लेवल लैंग्वेज में कहें तो प्रशासन के अंतर्गत मेजरली आता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत मेजरली आता है पुलिसिंग, कानून व्यवस्था, रक्षा संसाधन इत्यादि।
तो ये जो दो मेजर पोर्शन है, इनमें से दीवानी मामले अंग्रेजों ने स्थायी रूप से अपने पास रख लिए, कंपनी ने स्थायी रूप से अपने पास रख लिए। और ये दीवानी मामले, इन दीवानी शक्तियों के थ्रू कंपनी जो है लगातार धनार्जन करने लगी। और जो सेकंड मामले थे, सेकंड कार्य थे, अर्थात निजामी कार्य, इन कार्यों को दे दिया गया नवाब को। अर्थात जो अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास थे और जनता के प्रति जो उत्तरदायी होने की पावर्स थी या उत्तरदायी होने की जिम्मेदारी थी वो नवाब को दे दी गई। इसको और अच्छे शब्दों में हम कहें तो शक्तियाँ, संसाधन अंग्रेजों के पास थे, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी जो है वो नवाब के पास थी। शक्तियों का विभाजन पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में रहा, द्वैध शासन पूरा अंग्रेजों के पक्ष में रहा, क्योंकि उनको सारे संसाधन भारत के मिल गए। द्वैध शासन में सारी रेवेन्यू पावर अंग्रेजों के पास है और जनता के लिए कार्य करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, कानून व्यवस्था बनाना, यह सारे कार्य जो है नवाब के पास है। अब यहाँ स्थिति को देखिएगा, थोड़ा और स्पष्ट होगी आपको कि अगर कोई भी व्यक्ति जनता को सर्व कर रहा है, जनता के लिए प्रशासन, जनता के लिए अन्य सारे कार्य कर रहा है, तो उस कार्य के लिए सामान्य सी बात है किसकी आवश्यकता होगी? धन की, पैसे की। और अब यहाँ ध्यान से देखें, पैसे किसके पास हैं? कंपनी के पास हैं। तो कंपनी जितना पैसा देगी उतना कार्य होगा, कंपनी पैसा नहीं देगी तो कार्य नहीं होगा। अर्थात अल्टीमेटली नवाब किसके अंडर में आ चुका है? नवाब आ चुका है कंपनी के अंतर्गत। तो द्वैध शासन ने शक्ति का इस प्रकार विकेंद्रीकरण करा, इस प्रकार डिसेंट्रलाइजेशन करा कि वो शक्तियां अल्टीमेटली सेंट्रलाइज्ड हो गई अंग्रेजों के हाथों में। तो यह विकेंद्रीकरण वास्तव में अंग्रेजों के पास सत्ता का, शक्ति का केंद्रीकरण था। ब्रिटिशर्स अब जिम्मेदारी से फ्री थे, क्योंकि जिम्मेदारी निभाना किसका कार्य था? नवाब का कार्य था। और अब ब्रिटिशर्स फ्री थे रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्लियर? अर्थात द्वैध शासन एक शोषण का युग था, एक ऐसा समय था जब बहुत ही एक्सक्लूसिव वे में भारत में शोषण करा, हरेसमेंट हो रहा था भारतीय जनता का, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक। अब आप जरा एक कोटेशन लिखें जो थॉमस नामक एक अंग्रेजी लेखक द्वारा, इतिहासकार द्वारा कोट करा गया, और वह कोटेशन था कि भारत में द्वैध शासन एक निर्लज्जता पूर्वक किया गया शासन था। स्टॉप। भारत में जो अंग्रेजों का शासन था वो निर्लज्जता पूर्वक किया गया शासन था। बहुत ऑथेंटिक वे में कोटेट करने की कोशिश ना करें, ये रॉ वर्ड्स हैं, इसको अकॉर्डिंग टू सिनेरियो आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट इसका ध्यान रखें कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये जो शासन चल रहा था भारत में, ये जो भारत के अंदर द्वैध शासन चल रहा था, इसे अंग्रेजों ने द्वैध शासन को ही स्वीकार क्यों करा? क्यों ना रॉबर्ट क्लाइव ये कर लेते कि डायरेक्ट बंगाल में शासन होता अंग्रेजों का, अंग्रेजों की तरफ से एक व्यक्ति नियुक्त करा जाता जिसे वो राजा बोलते, जिसे वो सम्राट बोल देते, गवर्नर बोल देते, सूबेदार कह देते, और डायरेक्ट वह रूल करता बंगाल के अंदर और बंगाल से रेवेन्यू निकाल कर अंग्रेजों को दे देता। परंतु ऐसी व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा नहीं करी गई। इसके पीछे का कारण क्या था? तो अब आप हेडिंग डालेंगे, बंगाल में द्वैध शासन ही क्यों डैश, और इसके रीज़न लिखेंगे, अर्थात द्वैध शासन के कारण लिखेंगे। फर्स्ट कारण, सबसे इम्पोर्टेंट कारण, कि कंपनी जो है वो बंगाल से केवल और केवल रेवेन्यू जनरेट करना चाहती थी, पैसा अर्जित करना चाहती थी, अर्थ लेना चाहती थी, जिम्मेदारी से बचना चाहती थी। वे सारे काम जो एक नवाब की जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी उसे क्यों मिलती है? क्योंकि उसने पैसा लिया है जनता से, तो पैसा ये ले लेते थे और जिम्मेदारी का कार्य उसे दे दिया करते थे। तो सबसे एक्सक्लूसिव कारण था कि उनको जो है वो जिम्मेदारियों से बचना था, भारतीय जनता के प्रति रेवेन्यू लेने के कारण जो जिम्मेदारी उनके हाथ आई थी उससे बचना, फर्स्ट कारण। सेकंड रीज़न लिखें, सेकेंड रीज़न एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या आप कहें हायरार्की में सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, कि अंग्रेज जो है वो जानते थे कि भारत के अंदर अभी यूरोपियन शक्तियां विद्यमान हैं, और अगर ये नवाब की शक्तियां भी अपने अंदर ले लेती हैं तो शायद यह संभव है कि वो यूरोपियन शक्तियां जो है नवाब को जो हटाया गया है
उसको शरण दें या फिर जो है कुछ तो भी उकसाएं जिससे जो है पुनः विद्रोह भारत में या कंपनी के शासन के विरुद्ध खड़ा हो जाए। तो इस विद्रोह से बचने के लिए भी उन्होंने डायरेक्ट एक स्टेप नहीं लिया कि व्यापारी से डायरेक्ट राजा बनना। उन्होंने बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट रखी जहां उन्होंने दो शासकों को लाया, जहां एक बार वह स्वयं थे, एक तरफ वह स्वयं शासक भी थे और दूसरी तरफ नवाब भी उपस्थित था। तो एक इंटरमीडिएट, एक अंतरा स्थित जो है कड़ी जोड़ने के लिए द्वैध शासन इंट्रोड्यूस करा गया था। पहले चीज़ थी जिम्मेदारी से बचना, सेकेंड चीज़ डायरेक्ट चेंज से बचना, थर्ड चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी विजय के लिए वास्तव में ब्रिटिशर्स तैयार भी नहीं थे। अर्थात रॉबर्ट क्लाइव अगर मानसिक रूप से इस बात से के लिए तैयार होते कि बंगाल में हमें इतनी बड़ी विजय मिलने वाली है, तो रॉबर्ट क्लाइव भाई साहब चेन्नई में जाते ही क्यों, मद्रास में विराजमान ही क्यों होते, जब उन्हें पता था कि बंगाल में इतनी बड़ी वॉर वो जीतने वाले हैं, तो वहीं रहते संधि के लिए। वास्तविकता यह थी कि इतनी बड़ी विजय के लिए ब्रिटिशर्स भी तैयार नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि अचानक जो है मुगल सम्राट और सारे शासक, उत्तर भारत के मेन शासक जो है उनके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, हार जाएंगे उनसे युद्ध से। तो इतने बड़े विजय के लिए वास्तव में ब्रिटिशर्स भी तैयार नहीं थे और इस विजय के कारण मिलने वाली जिम्मेदारी के लिए उनके पास आवश्यक शक्ति अर्थात बल या कहीं फोर्स उपस्थित नहीं था। तो शासन करने के लिए आवश्यक फोर्स उपलब्ध हो या उसे जुटा पाएं या उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि आदि व्यवस्था कर पाएं, इसके लिए उन्हें कुछ समय की आवश्यकता थी और वह समय भी इस द्वैध शासन ने इनको दिया। तो मोटा मोटा 3-4 जो है प्रमुख कारण थे। इन प्रमुख कारणों को आप पेपर में मेंशन करें इसी क्रोनोलॉजी, इसी हायरार्की में। फर्स्ट वन इकोनॉमिक रीज़न है, इससे आप जो है वो नीचे आते जाएं। लास्ट जो था वह थोड़ा ज़्यादा क्लियरली नहीं कह सकते हम, अर्थात ओपन शब्दों में, ओपन वर्ड्स में इसे नहीं कह सकते, परंतु दबे शब्दों में हम इसे वर्णित जरूर कर सकते हैं अपने आंसर में कि अंग्रेजों ने भारत में द्वैध शासन इसलिए भी लागू करा ताकि उनका सीधा सीधा साम्राज्यवादी चेहरा जो है वो जनता के समक्ष ना आ जाए। तो भारत में बंगाल में द्वैध शासन लागू होने का जो रीजंस थे वो हमने ऐसे ऑर्डर में लिख लिए। ये इनकी इंपॉर्टेंस की हायरार्की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं द्वैध शासन से लाभ किसको हुआ और हानि किसको हुई। तो आप बहुत आसानी से गैस कर सकते हैं, बहुत आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि जो द्वैध शासन है इससे फ़ायदा किसको होगा और इस डायरेक्टरी सिस्टम से जो है हानि किसको होगी। तो जो ये द्वैध शासन है, ये जो सिस्टम है पावर्स का, सत्ता का विकेंद्रीकरण के नाम पे अंग्रेजों के पक्ष में शक्ति का केंद्रीकरण, इससे फ़ायदा अल्टीमेटली हो रहा था ब्रिटिशर्स को। कैसे? तो सबसे इजी, सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण, अंग्रेजों को सीधा सीधा आर्थिक लाभ हो रहा था इस द्वैध शासन से। 30, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करा है, 30 लाख पाउंड का वार्षिक फायदा हो रहा था, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था ब्रिटिशर्स का। पहली फायदा, आर्थिक फायदा। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों को भारत के अंदर संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था, बंगाल के अंदर उन्हें किसी प्रकार का कंपटीशन, फ्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ रहा था। कैसे? जरा इस विषय पर थोड़ी चर्चा करें। तो बंगाल के अंदर जैसा हमने देखा था, स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि बंगाल के अंदर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं और ये बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं ये वहाँ स्थित होने के साथ प्रोडक्शन भी कर रही हैं और अपने आप को पूरी तरह से वहाँ स्थापित करने का प्रयास भी कर रही हैं। अब इन फैक्ट्रीज़ को ब्रिटिशर्स ने हरा तो दिया, पर ऐसा नहीं था कि वो फैक्ट्री बंद है, ताला लगा हुआ और सब अपने घर चले गए। वो जो यूरोपियंस थे वो वहाँ उपस्थित अभी भी थे, बस उनकी शक्ति क्षीण थी। तो जो संघर्ष था, छुटपुट संघर्ष जिसको हम कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा संघर्ष जिसको हम कह सकते हैं, वह चलता रहता था। तो कंपनी को बंगाल के अंदर जो इतनी अधिक पावर मिली, इतनी अधिक शक्ति मिली, इस शक्ति से अल्टीमेटली हुआ क्या? हुआ ये कि कंपनी को बंगाल के अंदर अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म करने का बहुत आसान मौका मिल गया। बहुत आसानी से जो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर ख़त्म कर दिए। कैसे ख़त्म कर दिए? तो जब सारे दीवानी अधिकार किसके पास हैं? कंपनी के पास हैं। तो कंपनी ही तय करेगी कि किस व्यापारी या किस व्यापारी के वर्ग पर कितना टैक्स लगेगा
उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ए सेक्शन के व्यापारियों पर जो है 50% का टैक्स है, बी सेक्शन के व्यापारियों पर 30% का, सी सेक्शन जो है वो फ्रीली आराम से ट्रेड करेगा। अब यहाँ सी सेक्शन जो होगा वो जो फ्री ट्रेड कर रहा है वो ब्रिटिशर्स होंगे और जो ए सेक्शन होगा वो फ्रांसीसी होंगे। आसानी से बंगाल के अंदर उनका ट्रेड जो है वो समाप्त हो जाएगा। सेकंड तरीका है अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन से बाहर करने का। ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग करा। अब ये न्यायिक शक्ति कहाँ से आ गई तो समझिएगा, दीवानी शक्ति के अंतर्गत एक न्यायिक शक्ति भी होती है। अगर मेरे पास सिविल पावर्स हैं देन मेरे पास सिविल मामलों में न्याय करने की भी शक्ति है। अब ये सिविल मामले तो बहुत मोटा मोटा समझें, दो प्रकार के केस होते हैं, एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस अर्थात मर्डर कर दीजिए, और सिविल केस मतलब कि संपत्ति से रिलेटेड मामला। तो संपत्ति अल्टीमेटली है क्या, अल्टीमेटली रेवेन्यू है वो, तो ये दीवानी मामलों के अंतर्गत आता है। अंग्रेजों के पास दीवानी मामले थे, अर्थात सिविल केसेस, जमीन वमीन से रिलेटेड मामलों की शक्ति भी ब्रिटिशर्स के पास थी। उन्होंने जो है लगातार शक्ति का उपयोग करा। फ्रांसीसियों की या जितने भी आप यूरोपियन कंपनीज कह सकते हैं, उनकी जो भी संपत्ति वहाँ थी उनकी जब्ती करना, उनसे रेवेन्यू ज़्यादा लेना, इवन छोटी छोटी केसेस में उनको बड़े दंड देकर उनकी ज़मीनें हथिया लेना जो है ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार की इन दोनों गतिविधियों के थ्रू टैक्स लगाना और सिविल केसेस में ज़्यादा कठोर निर्णय देना अन्य कंपनियों के खिलाफ, ये जो है ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करा और इसके कारण ब्रिटिशर्स को बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। उनके सारे कॉम्पिटिटर्स कंपटीशन से बाहर हो गए बंगाल में। सेकंड फ़ायदा हुआ। थर्ड नंबर आप नोट करें, इसके लिए ये पॉइंट जो है आपको आंसर में भले ही मेंशन ना करना हो, लेकिन यह आंसर, यह जो हेडिंग है इसको एसेंशियल रूप से आपको कंसोलिडेट करना जरूरी है, बिकॉज इस हेडिंग के थ्रू आपके आंसर की क्वालिटी इंक्रीज होगी। आंसर पे आपको डायरेक्ट मेंशन नहीं करना है, पर आंसर लिखते समय जब आप इसे समझेंगे तो काफ़ी इम्प्रूव होगा आपकी राइटिंग स्किल, और वो था ब्रिटिश कंपनी का प्रशासनिक सुधार। अब ये जो है ये पॉइंट आप नोट कर लें अभी, ब्रिटिश कंपनी का आंतरिक प्रशासनिक सुधार। अब इसके बारे में थोड़ी समय बाद बात करेंगे। अभी हम एग्जैक्ट नेक्स्ट हेडिंग जब लिखेंगे सहायक संधि तो उसमें ये टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बस जो है 4 लाइन छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए यहाँ से। अब ये जो थे लाभ थे द्वैध शासन के जो अंग्रेजों के पक्ष में थे। अब देखते हैं द्वैध शासन के नुकसान जो भारतीय जनता या हम कहें बंगाल के नवाब के पक्ष में आए, वे क्या थे। तो सबसे पहले और सबसे अल्टीमेट, बंगाल का जो नवाब था वो उसके नवाब की कोई शक्तियां थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरशाही व्यक्ति की तरह रह गया था। ब्रिटिशर से जितना पैसा मिलता था उसके हिसाब से कार्य करे जाते थे, और वह पैसा, वह रकम निर्धारित करी गई थी 53 लाख, 53 लाख जो थे वो तब दिए जाते थे, और उसके बदले जो है क्षेत्र में प्रशासन देखा जाता था। वो 53 लाख दिए भी जाते थे, यानी इसका भी कोई जो है हमारे पास सही डाटा नहीं है। ये सारे जो औपनिवेशिक इतिहासकार हैं, और सीधा बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वे इतिहासकार जो भारत में ब्रिटिश शासन को एक गौरवान्वित शासन मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि भारत का उद्धार ब्रिटिशर्स के कारण हुआ है, ये उन इतिहासकारों द्वारा दिया गया आंकड़ा है कि 53 लाख जो है सालाना दिया जाता था। अब कितना दिया जाता था नोबडी नोज, बट फिर भी अगर हम माने तो 53 लाख का रकम एक मुश्त दी जाती थी बंगाल के नवाब को, और नवाब उसके बदले एडमिनिस्ट्रेशन करता था बंगाल के अंदर। अब जो नवाब था पूरी तरह से शक्ति छीन हो चुकी है इसकी, तो नवाब की शक्ति समाप्त। सेकंड चीज़ आप लिखेंगे कि जो नवाब था जब उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है तो वह किसी के प्रति अब उत्तरदायी नहीं है, अर्थात जनता को सर्विस देने वाला जो सेक्टर है, जो क्षेत्र है, वह अब जनता के प्रति उत्तरदायी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नवाब के पास पैसा नहीं है। जब पैसा नहीं है तो काहे का उत्तर देगा। जब जो संस्था रेवेन्यू ले रही है वह संस्था ही उत्तरदायी नहीं है, तो पैसे के बदले काम करना ये जो है ये बहुत कठिन हो जाएगा। तब जब ऊपर शक्ति जो है वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, उसके ऊपर जो शक्ति बैठी हो उसके पास पूरी तरह से सारी पावर्स उसके पास, तो उत्तरदायित्व तो समाप्त हो चुका था जनता के प्रति। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इससे कृषि का बहुत पतन हुआ था, और यह कृषि का पतन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से, बिकॉज उस समय से लेकर आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से केंद्रित है, पूरी तरह से फोकस्ड है कृषि पर,
और यह कृषि जो है वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो है उसका पतन होने लगा, और यह पतन जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इवन द्वैत शासन आएगा, ख़त्म हो जाएगा, सहायक संधि आएगी, चलेगी, और ये सब चलेगा, लेकिन बंगाल में जो शोषण है, जो कृषि का पतन है, वो बहुत लंबे समय तक जारी रहेगा, और ये एक शुरुआत है चेन रिएक्शन की। इसके बाद बंगाल में कभी भी कृषि का उत्थान हमें कम से कम 100-150 साल तक तो नहीं मिलेगा। थर्ड लिखिएगा उद्योग धंधों का पतन। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिशर्स की नीति के कारण उद्योग धंधों का पतन जरूर हुआ था, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य है कि केवल उन्हीं उद्योग धंधों का पतन हुआ था जो उद्योग धंधे ब्रिटिशर्स के फायदे की नहीं थी। जो उद्योग धंधे ब्रिटिशर्स के लिए फेवर वाले थे, जिससे ब्रिटिशर्स को पैसा मिलता था, वो सारे उद्योग धंधे बहुत अच्छे से प्रगति कर रहे थे और खूब पैसा कमा रहे थे ब्रिटिशर्स। तो वे उद्योग धंधे जिनमें अल्टीमेटली फ़ायदा जनता का होना था, वे सारे बंद हो रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहे थे। वे इंडस्ट्रीज़, माइक्रो इंडस्ट्री चाहे कोई और इंडस्ट्री हो, वे सारे प्रगति कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदे की थी। तो ये जो है द्वैत शासन के फ़ायदे, द्वैत शासन के नुकसान थे, उसका कारण था, और मोटा मोटा हमने देखा कि द्वैत शासन था क्या। आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपने इन डायमेंशंस में उसको समझा दिया, तो आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कोई डायमेंशन होगा। पूछने वाला इससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता, क्योंकि टॉपिक में इससे ज़्यादा है नहीं, और जो है भी तो फिर वो हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आप यूपीएससी में वैकल्पिक सब्जेक्ट लेंगे तो उसका पोर्शन है, इससे आगे जीएस में आपसे उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं। क्लियर? अब हमने द्वैत शासन देख लिया। अब हम देखें तो भारत में शक्ति आगे कैसे बढ़ी। ये जो था वो प्रीवियस टॉपिक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसको यही समाप्त कर दिया। अब देखें कि ये मैं डायग्राम बना देता हूँ। कंपनी 3 जगहों पर है, उनकी 3 प्रेसिडेंसी है, और जब भारत से छोड़कर जाएंगे वो, अर्थात भारत से 1947 उनसे आज़ाद हो जाएगा, तब के समय कंपनी का क्षेत्र जो है वो इस प्रकार यहाँ से लेके ये पूरा क्षेत्र होगा, ये पूरा क्षेत्र। तो इन 3 बॉक्स से कब कंपनी निकलकर इतने क्षेत्र तक पहुँच गई, आज हम देख लेंगे उसको। हम लिखेंगे, हेडिंग डालिए भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, फिर से डालिए साइड हेडिंग और लिखिए भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार करने वाले 5 प्रमुख गवर्नर जनरल्स थे, जिनकी नीतियों के कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी चरम स्थिति तक पहुंचा। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई, आप समझिएगा, इन 5 गवर्नर जनरल्स ने या गवर्नर्स ने और फिर वायसराय ने ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण भारत के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया। पहले तो यहाँ पर थे, यहाँ तक की कहानी देख चुके, अब इसको देखें कि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे आया। तो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाले 5 लोग थे, और नाम लिखेंगे उनका। सबसे पहले थे कार्नेवालिस, और पहले लिखेंगे आप रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट वन इज रॉबर्ट क्लाइव, सेकेंड वन इज वॉरेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव ने लाया द्वैत शासन, जिसके कारण अच्छी स्थिति हो जाती है ब्रिटिशर्स की। सेकेंड आए वॉरेन हेस्टिंग, जिन्होंने द्वैत शासन खत्म करके बंगाल में रूल करना स्टार्ट करा। आगे इनके बारे में भी बात होगी। थर्ड वन थे कार्नेवालिस, आप ब्रैकेट में इनके काम लिखते जाएं। तो थर्ड वन थे कार्नेवालिस, और इन्होंने लाया था स्थायी बंदोबस्त, इसे इस्मतकारी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त लाया। फोर्थ वन थे वेलेजली, और ये जो वेलेजली थे इन्होंने लाई सहायक संधि। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों के कारण भारत में इतना बड़ा साम्राज्य बना। फिफ्थ वन थे, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थे डलहौजी। और डलहौजी की जो नीति थी, ब्रैकेट में लिखिएगा, यह थी हड़प नीति, व्यापकता का सिद्धांत, या इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको ध्यान से लिखिए, हड़प नीति कहा मैंने, इसे मैंने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसे मैंने कहा कि ये व्यापकता का सिद्धांत है। अब हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लें सहायक संधि की। तो ऊपर के जो 3 आपने गवर्नर लिखे हैं, या आप उन्हें गवर्नर जनरल कह लीजिए या आप उन्हें वाइसराय कह लीजिए, जो 4 नाम हमने लिखे हुए हैं ऊपर, फर्स्ट 3 नेम जो हमने लिखे हैं,
इन तीनों के बारे में मोटा मोटा हम पढ़ चुके हैं और आगे हम पढ़ेंगे भी। अब हम अभी आज सहायक संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिख लीजिए वेलेजली की सहायक संधि। स्टॉप, उसको बंद कर दे भाई, वो गेट बंद कर दे। आज थोड़ी ज्यादा गर्मी है क्यों? सहायक संधि। तो अब देखिए, सहायक संधि को आप समझें, इसके पहले आप थोड़ा जनरल वे में जानें, जनरल वे में समझें कि ये सहायक संधि है क्या। भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो 3 क्षेत्रों में है। अब ये 3 क्षेत्रों से पूरा बढ़कर अपने बृहत्तम रूप में आएगा इस सहायक संधि के द्वारा। देखिए, ये 3 क्षेत्र है। अब इन 3 क्षेत्रों से कंपनी बाहर कैसे निकली, कंपनी इन क्षेत्रों के बाहर कैसे आई। यहां पर तो छोटे छोटे साम्राज्य हैं, छोटे छोटे साम्राज्य, तो इनको इसने अपने अंदर कैसे मिलाया। ये तो हमको पता है, बंबई कैसे जीत लिया, चेन्नई कैसे मिल गया, कैसे बंगाल जीत लिया, पर ये बाहर का क्षेत्र कैसे जीता। तो यह बाहर का क्षेत्र इन्हीं 2 आने वाली संधियों के द्वारा जीतेंगे। ये 2 संधि कौन कौन सी है? सहायक संधि और हड़प नीति। देखिए, जो सहायक संधि होती है इसके बारे में अगर मैं आपको 2 लाइनों में बताऊं तो सहायता करना, सैन्य सहायता करना। ठीक, अब इसको थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो इतिहास की हर एक घटना की एक पृष्ठभूमि होती है, हर एक घटना का एक बैकग्राउंड होता है। अगर आप इसे समझना चाहें तो देखिए कि कंपनी 3 स्थानों पर है, बंगाल, मद्रास और बंबई। इसके बाद हुआ क्या कि उस समय पूरे भारत में स्थिति क्या है। तो उस समय पूरे भारत में स्थिति है कि बंगाल में कंपनी बैठी हुई है, मराठा भरसक प्रयास कर रहे हैं और मराठा जो है वो मार रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, दक्षिण भारत से युद्ध लड़ रहे हैं ऊपर उत्तर भारत में। मराठास की वॉर होती है मुगल सम्राट के साथ भी, मराठास की वॉर होती है दक्षिण भारत में मैसूर के साथ भी। मराठा युद्ध लड़ते हैं निजाम के साथ भी, निजाम युद्ध लड़ता है मराठा के साथ, निजाम युद्ध लड़ता है मैसूर के साथ। यहाँ पर जो बंगाल में कंपनी है वो सभी के साथ युद्ध लड़ती है। अवध पर मराठा भी आक्रमण करते हैं, मैसूर मराठा पर भी आक्रमण करता है। अर्थात जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बने क्षेत्र थे वे सारे क्षेत्र आपस में लड़ रहे थे, राजपूताना आपस में लड़ रहे थे। और इवन जब मराठा शक्ति क्षीण हो जाती है और 5 शाखाओं में बट जाती है तो सिंधिया होलकर से लड़ते हैं, पेशवा सिंधिया से लड़ता है, पेशवा होलकर से लड़ता है। ये सभी जो है आपस में लड़ते रहते हैं। पूरे भारत में कोई एक केंद्रीकृत शक्ति नहीं है। डेट है हमारे पास 1700 की और इस डेट में कोई केंद्रीकृत शक्ति, 1700 बोल रहा हूँ, 1800 की, इस समय कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं है। सारे छोटे छोटे साम्राज्य हैं और आपस में लड़ रहे हैं। और इस समय इंट्रोड्यूस होते हैं भारत के अंदर एक बहुत अधिक कट्टर साम्राज्यवादी व्यक्ति, नाम उनका वेलेजली। वेलेजली भारत में आते हैं और 1798 को सहायक संधि नामक एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। और यह कॉन्सेप्ट क्या था? यह कॉन्सेप्ट था सैन्य सहायता का। इसी सहायक संधि के कारण अब कंपनी का साम्राज्य छोटी छोटी प्रेसिडेंसी से पूरे भारत में फैल जाएगा। और ये कैसे फैलेगा इसको समझिएगा। ये बहुत स्मार्ट अप्रोच है किसी राज्य को अपने अंदर मिला लेने की। ये वही बात होती है कि पानी के अंदर अगर मेंढक बैठा हो तो धीमे धीमे पानी गर्म करने पर मेंढक कब मर जाता है उसे भी पता नहीं चलता। भारतीय राजाओं को पता ही नहीं चला कि कब जो है उनका साम्राज्य, उनकी स्वतंत्रता अल्टीमेटली किसके पक्ष में आ गई? अंग्रेजों के पक्ष में। और यह कैसे हुआ? देखिए, सहायक संधि होती क्या है? तो मोटा मोटा मैं कहूँ तो सहायक संधि वैश्विक लेवल पे होती है। मान लीजिए मैंने कहा एक्स कंट्री और वाई कंट्री, इनके बीच में सहायक संधि है। देन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्स कंट्री और वाई कंट्री ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि हमारे ऊपर कोई भी हमला करेगा तो दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। ये है सहायक संधि। और हम आपस में भी नहीं लड़ेंगे, ये है सहायक संधि। इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सहायक संधि सबसे पहले ड्यूप्ले लेके आया था। हमने फ्रांसीसियो के वीडियो में बहुत डिटेल में बात करी थी ड्यूप्ले के बारे में कि उसकी सहायक संधि क्या थी, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। हम देखें वेलेजली की सहायक संधि। अब यहाँ पर भारत के अंदर जब वेलेजली सहायक संधि लेकर आता है तो ये सहायक संधि बहुत स्पष्ट रूप से सत्ता या शक्ति अंग्रेजों के पास रखती है।
कैसे? तो आप पहले लिखेंगे सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करते हैं भारत के अंदर सर्वप्रथम ड्यूप्ले, परंतु वास्तविक रूप में इसको व्यापक तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं भारत के अंदर वेलेजली, और वेलेजली 1798 को इसको लेकर आते हैं। क्लियर? आप यहीं पर यह भी जान लें, आगे तो मैं संधि की शर्तें आपको बताऊंगा ही, ये वेलेजली सहायक संधि लेकर क्यों आते हैं। तो वेलेजली द्वारा सहायक संधि लेके आने का 2 मेजर और सबसे बड़े रीज़न थे, और सबसे पहला सबसे बड़ा रीज़न था, वेलेजली जो है वो यूरोप से कसम खाकर आए थे कि भारत के अंदर कंपनी की पूरा साम्राज्य बनाकर ही वापस जाएंगे। अर्थात उन्होंने सहायक संधि इंट्रोड्यूस ही क्यों करी, वो इंट्रोड्यूस करने का एकमात्र सबसे बड़ा रीज़न था कि भारत के अंदर कंपनी जो 3 स्थानों पर प्रेसिडेंसी तक सीमित है, उसे एक पूरा बड़ा साम्राज्य दिला देना। और ये पूरा बड़ा साम्राज्य कैसे मिलेगा अभी आपको बताता हूँ। और सेकंड सबसे बड़ा रीज़न था, इसे आप रीज़न माने लेकिन ये बड़ा था नहीं वास्तव में। सेकंड रीज़न था कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा तो दिया था, पर फ्रांसीसी सैनिक आज भी, जो छोटे छोटे आप राज्य देख रहे हैं, मैसूर हो चाहे कोई भी हो, मैसूर तो एग्जाम्पल के तौर पर गलत होगा, पर जो भी छोटे छोटे राजा थे वे आज भी यूरोपियन सैनिक को अपने पास हायर करना चाहते थे, और अब फ्रांसीसी लोग जो है अपने सैनिक वहाँ भेज रहे थे। तो भारत के अंदर फ्रांसीसी जरूर समाप्त थे, लेकिन फ्रांसीसी अधिकारी और फ्रांसीसी सैनिक अर्थात यूरोपियन कल्चर से शिक्षित सैनिक अभी भी भारत के अंदर थे। तो जो वेलेजली था उसे हमेशा ये डर लगा रहा, या ब्रिटिशर्स को हमेशा ये डर था कि कभी ना कभी जो राजा थे वह अपनी शक्ति से परिचित होंगे, संसाधन उनके पास होंगे, तो इन सैनिकों को अपने पक्ष में करके हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। तो 2 मेजर रीज़न सहायक संधि के थे। पहला अल्टीमेट रीज़न कि ब्रिटिशर्स या वेलेजली ये चाहते थे कि भारत में उनका एक विशाल साम्राज्य, उनका अर्थात कंपनी का या इंग्लैंड का एक बड़ा साम्राज्य हो, और सेकंड जो है फ्रांसीसी अधिकारियों को बाहर करना। अब ये क्या थी सहायक संधि? तो इस सहायक संधि में क्या था? सबसे पहली शर्त जो कभी नहीं मानी गई अंग्रेजों द्वारा, पहली शर्त थी कि सहायक संधि अपनाने वाला, हेडिंग डाले आप सहायक संधि की शर्त, और पहली शर्त थी सहायक संधि को अपनाने वाला कोई भी राजा उसके निजी मामलों में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, और यह कभी नहीं माना ब्रिटिशर्स ने, हमेशा हस्तक्षेप करते थे। तो पहली तो जो शर्त थी या संधि की थॉट था पहला कि ब्रिटिशर्स कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे आंतरिक मामलों में राजा के। सेकंड चीज, सहायक संधि अपनाने वाले राजा को एक सैन्य सहायता दी जाएगी, और वह सैन्य सहायता उसको आंतरिक और बाह्य विद्रोह से बचाएगी। आंतरिक विद्रोह होगा और बाह्य हमला होगा। तो यह सैन्य सहायता हमेशा राजा की रक्षा करेगी, और किससे रक्षा करेगी? चाहे आंतरिक हमला हो चाहे बाह्य हमला हो। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट थी और सबसे की फैक्टर थी कि इस सहायता के लिए यह आवश्यक था कि जो राजा है वह धन दे, किसको? ब्रिटिशर्स को पैसा पे करे उस सेना के लिए। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसका अर्थ है भारतीय राजाओं से पैसा लेकर ब्रिटिशर्स ने उनको सेना दी, और यह सेना अल्टीमेटली राजा के लिए उत्तरदायी नहीं थी, वह उत्तरदायी थी किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। अर्थात भारतीयों के पैसे से अंग्रेजों ने अपनी सेना बनाई। ये थी संधि की मेन की बात। क्लियर? 3 चीज़ें देखी। चौथी थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यह शर्त रखी कि सहायक संधि अपनाने वाला कोई भी राज्य ब्रिटिशर्स की अनुमति के बिना कोई युद्ध नहीं लड़ेगा और ना ही किसी राज्य से संधि करेगा। क्लियर? फोर्थ चीज, अर्थात ये जो चौथी चीज़ है इस पर थोड़ा विचार करें तो कोई भी राजा ब्रिटिशर्स की अनुमति के बिना ना ही युद्ध लड़ सकता है, ना ही किसी संधि या मैं कहूँ मित्रता कर सकता है। अर्थात उसकी पूरी विदेश नीति अंग्रेजों ने अपने पास रख ली। फोर्थ और लास्ट थी कि अंग्रेजों का कोई भी जो शत्रु होगा उसके किसी भी व्यक्ति को यह राजा जिसने सहायक संधि अपनाई है अपने पास शरण नहीं दे सकता। मैं आपको संधि की शर्तें अब थोड़ा नॉर्मल वे में बताऊं तो इस संधि क्या थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप हमको पैसा दो, हम आपको उसके बदले सेना देंगे और ये सेना आपकी सुरक्षा करेगी। और सुरक्षा किससे करेगी? आपके तो आसपास जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वे सभी आप पर हमला कर रहे हैं, तो
तो आपके पड़ोसी राज्य जो आप पर हमला कर रहे हैं उनसे आपकी रक्षा करेगी, प्लस आपकी रक्षा करेगी वह आपके आंतरिक विद्रोह से। अब जो राजा था उसको प्रोटेक्शन के लिए सेना मिल गई और इसके बदले राजा जो है डायरेक्ट पैसा देता है किसको? ब्रिटिशर्स को। लेकिन इस पैसे के बदले वह संभवतः रेवेन्यू तो अच्छे से राजा जनरेट कर नहीं पा रहा है, संभवतः वह एक क्षेत्र दे दिया करता था कंपनी को कि ये क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र से आप जो है रेवेन्यू जनरेट करें और आगे आप अपना गुजर बसर करें, आप जो है रेवेन्यू जनरेट करके हमको उसके बदले सेना दे दें। धीरे धीरे जब राजा ये रेवेन्यू अंग्रेज बढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने के बाद राजा अपना थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा हिस्सा राज्य का अंग्रेजों को दे देता है सेना के बदले। सेना तो उसको मिलती है पर वह सेना केवल उसकी रक्षा के लिए होती है, वह सेना वास्तव में उसके लिए उत्तरदायी नहीं होती। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें कि भारत के अंदर ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के पैसे से अपनी सेना तैयार कर ली। ये थी सहायक संधि। अब इस सहायक संधि के बारे में लाभ और हानि हम देखेंगे। अब यहाँ तक की स्थिति यह है, 1798 डेट लिख लें। यहाँ तक की स्थिति यह है कि 1798 तक जो भारतीय राजा हैं उन्होंने अधिकांश राजाओं ने सहायक संधि अपना ली है और सहायक संधि अपनाने वाला कोई भी राजा अब अपने पास बड़ी सेना नहीं रख रहा है, वह अंग्रेजों से सेना लेता है और उसके बदले अंग्रेजों को पैसा देता है या अपनी ज़मीन देता है। सेकेंड चीज़, वह अब उसके पास उसकी कोई विदेश नीति नहीं रह गई है, वह किससे युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, किससे संधि करेगा नहीं करेगा, ये अंग्रेज निर्धारित करेंगे। इस सहायक संधि से लाभ क्या होते हैं, इस सहायक संधि से हानि क्या होती है, ये हम देखें। उसके पहले आप जो है MCQ के लिए इनका क्रम देख लें कि सहायक संधि अपनाने वाले राज्य कौन से थे और उन्होंने किस किस क्रम में सहायक संधि को अपनाया है। अब ये पॉइंट वाइज हैं, इनको डायरेक्ट नोट करते जाएं। सबसे पहले सहायक संधि अपनाने वाला राज्य था हैदराबाद, और हैदराबाद में कौन था? निजाम। तो आप इसे ऑर्डर में लिखते जाएं, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आपको लगता है डेट इंपॉर्टेंट है तो सिंपल गूगल कर लें, आपको डेट मिल जाएगी। मैं क्रम लिखा देता हूं। फर्स्ट वन है हैदराबाद, सेकंड वन लिखिए महाराष्ट्र नहीं, मैसूर, सेकंड नंबर पे मैसूर, थर्ड नंबर पे तंजौर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। फोर्थ नंबर पे लिखें पेशवा, फिफ्थ पे लिखे भोसले, और वो भी भोसले कौन से भोसले, तो उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। ये जो भोसले हैं ये मराठा ही हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए भोसले के बारे में, बरार के भोसले थे, तो ये भोसले। और लास्ट थे सिंधिया। लास्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं, लास्ट मतलब अल्टीमेट लास्ट नहीं, इंपॉर्टेंस के क्रम में जो था वो लास्ट वन थे भोसले, सिंधिया। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले जो है हैदराबाद ने अपनाई, फिर जो है मैसूर ने अपनाई, फिर तंजौर ने अपनाई, फिर पेशवा ने, फिर भोसले ने, और फिर सिंधिया ने। नोट करके लिख लीजिए, एक अत्यंत इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट डाल लीजिए कि कभी भी सहायक संधि किसने नहीं अपनाई, तो कभी भी सहायक संधि होलकर ने नहीं अपनाई थी, और वो भी होलकर कौन से? इंदौर के होलकर ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र थे उन्होंने सहायक संधि मान ली थी, केवल एक ने नहीं मानी थी, और वो थे होलकर ने, और वो भी इंदौर के होलकर ने कभी सहायक संधि नहीं मानी। आगे बढ़ते हैं। भारत में धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने 3 बिंदुओं से अपने आप को बाहर निकाल लिया, और आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, आसपास के जितने भी लोकल लीडर्स थे जो आपस में लड़ रहे थे, उन सभी को सुरक्षा देने के नाम पर उनसे सहायक संधि कर ली और उनकी शक्तियों को अपने अंदर ले लिया। क्लियर? अब सहायक संधि इन राजाओं ने अपना ली। अब जरा इसके लाभ और हानि देखें, इसका प्रभाव देखें। तो सहायक संधि से हुआ क्या? अल्टीमेटली फायदा हुआ ब्रिटिशर्स को। पहला फायदा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा क्या था कि ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर भारतीय राजाओं के पैसे से अपने लिए सेना तैयार कर ली। अब देखें, सेना किसने तैयार करी? ब्रिटिशर्स ने। पैसा किसने दिया? राजाओं ने। और राजाओं के दिए पैसे से यूरोप से सैनिक आते थे, प्रशिक्षित सैनिक आते थे, राजाओं की रक्षा के लिए वहाँ रहते थे, और अल्टीमेटली उत्तरदायी किसके लिए होते थे? कंपनी के लिए। अब अगर राजा कभी उनसे स्वतंत्र होने का प्रयास करता भी है तो राजा के पास नहीं है सेना, और जो सेना अभी तक उसकी सुरक्षा कर रही थी वह सेना तो है किसकी? ब्रिटिशर्स की।
अब जो ये सैनिक हैं या सैन्य सहायता है, इसके बदले राजा जो रेवेन्यू देता है ब्रिटिशर्स को, वो ब्रिटिशर्स समय के साथ बढ़ाते गए, अर्थात इससे उनको आर्थिक फायदा भी हुआ। थर्ड नंबर पे और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिशर्स ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को भारत से बाहर खदेड़ दिया, अर्थात उनको जो कंपटीशन देने वाले जितने भी कंपनीज हो सकती थी उन सभी को जो है चुटकियों में अंग्रेजों ने बाहर करा। सहायक संधि अपनाने वाले से कह दिया कि यह हमारे शत्रु हैं, फ्रांसीसी हो चाहे पोर्चुगीज हो, कोई भी हो, अगर आपके यहाँ उनकी फैक्ट्रीज है तो हम आपकी सहायता नहीं करेंगे, और इसी कारण जो है भारत से उनके कॉम्पिटिटर बाहर हो गए। फोर्थ नंबर, जो कंपनी थी उसको हमने पहले भी देखा और हमने पहले बहुत बार चर्चा भी करी कि कंपनी का मैसूर के साथ लड़ाई हो रही है, कंपनी की मराठा के साथ लड़ाई हो रही है, कंपनी अवध से लड़ रही है। इन सभी लड़ाइयों से कंपनी को छुटकारा मिल गया। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ही अब उनको सुरक्षा दे रखी है। तो कंपनी का होने वाला भारत के अंदर संघर्ष इस संधियों के साथ समाप्त हो गया। अब कंपनी से कोई राज्य नहीं लड़ेगा, कंपनी का देश के अंदर संघर्ष समाप्त हो जाता है। फोर्थ नंबर, इंपॉर्टेंट वन, कंपनी जो है, कंपनी के विरुद्ध भारतीय राजा अब कभी संघ नहीं बना पाए, अर्थात इस समय के पश्चात जो भी राजा थे, जो भी थोड़ी बहुत संभावनाएं थी कि मराठा, एक दिन ऐसा आएगा कि मराठा, मैसूर, निजाम और बंगाल, अवध, ये सभी एकजुट हो जाएंगे और शायद कभी अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देंगे, इस संभावना की समाप्ति हो गई। समाप्ति कैसे हो गई कि सहायक संधि देने वाला कोई भी राज्य, रिपीट करें इस लाइन को, तो सहायक संधि अपनाने वाला कोई भी राज्य दूसरे राज्य से ना युद्ध लड़ सकता है और ना ही उसे संधि कर सकता है बिना ब्रिटिशर्स की मदद के, बिना ब्रिटिशर्स की आज्ञा के। तो ब्रिटिशर्स क्यों देंगे ऐसी आज्ञा जिससे उनका नुकसान हो? तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि भारतीय राजा कभी भी कंपनी के विरुद्ध एक संघ का निर्माण नहीं कर पाए। और लास्ट जो इस सहायक संधि का प्रभाव था वो था, सिंपल भाषा में कहें या मैं कहूँ लेमन लैंग्वेज में कहूँ, इसे लिखिएगा मत, नोट डाउन ना करें इसको, लेकिन इससे हुआ ये कि कंपनी भारत के अंदर नेता बन गई, अर्थात कंपनी अब भारत के अंदर मीडिएटर का काम करने लगी। कंपनी को अब दो राज्यों के मध्य मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाने लगा। अब कंपनी निर्धारित करती थी कि भारत के अंदर फलाना राज्य कहाँ से कहाँ तक है, फलाना राज्य कहाँ से कहाँ तक है। अगर किसी राज्य को कंपनी ने अपना सॉफ्ट कॉर्नर दे रखा है तो उसकी सीमाएं बढ़ती जाएंगी। कोई कंपनी को जो है, कोई शासक कंपनी को पसंद नहीं आ रहा है या हम कहें कंपनी के विरुद्ध षड्यंत्र करता है, उसकी जो सीमाएं हैं वो समय के साथ छोटी भी होती जाएंगी, उसको सैनिक भी कम दिए जाएंगे, उसकी सुरक्षा भी ढंग से नहीं की जाएगी। तो अल्टीमेटली इससे हुआ क्या, भारतीय राजा या हम कहें भारतीय रियासत के, देसी रियासतों के राजा थे, वो पंगु बन गए। उनके पास ना सेना बची ना विदेश नीति। अब वो केवल और केवल नाम मात्र के राजा हैं। जो सत्ता है, जो शक्ति है वो ब्रिटिशर्स के पास है। शक्ति अर्थात सेना, सेना किसकी? ब्रिटिशर्स की। और ब्रिटिशर्स उसके बदले क्या ले रहे हैं राजा से? उसका रेवेन्यू, अर्थात सेना भी उसकी, पैसा भी उसका, राजा केवल नाम मात्र का। तो ये तो था फायदा सहायक संधि का ब्रिटिशर्स के लिए। और वो पूरे भारत में भले ही 3 स्थानों पर हैं, पर पूरे भारत में उनके साथ करी हुई सहायक संधि वाले राज्य हैं। अब वो राज्य कभी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध नहीं जा सकते और उन्हीं की गोद में वो बैठे रहेंगे। अब जो है इस सहायक संधि का प्रभाव लिखते हैं, अर्थात इस सहायक संधि के नुकसान। इस सहायक संधि से हुआ क्या भारत के अंदर, और क्या ऐसी स्थिति आ गई कि ये राजा कुछ समय बाद अपना पूरा राज्य दे देंगे और गायब से हो जाएंगे? क्या प्रभाव आया? तो इसके लिए आप सबसे पहला कोट करें सेंटेंस कि सहायक संधि को इतिहासकारों ने क्या कहा है। और इतिहासकारों में वही थॉमस का नाम हम लेंगे, थॉमस मुनरो हैं ये, अभी जो जिनका कोटेशन हम लिखने वाले हैं इसको लिखेंगे थॉमस रो। तो इन्होंने, थॉमस रो ने क्या कहा सहायक संधि के बारे में, तो देखिएगा बहुत सार्केस्टिक वे में इन्होंने कहा, इसको कहते हैं टॉन्ट मारने के वे में कहा कि भारतीय, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, भारतीय राजाओं ने पैसे अर्थात रेवेन्यू के बदले अंग्रेजों से उनकी सुरक्षा मोल ले ली। इसे समझिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि जो भारतीय राजा थे उन्होंने जो उनका राष्ट्रीय चरित्र था, राष्ट्रीय चरित्र बोले तो
ऐसी थिंग्स जो उनको लीडर बनाती है, उनको राजा बनाती है, उसको बेचा, पैसा निकाला और सैनिक खरीद लिए और अंग्रेजों से सुरक्षा मोल ले ली। बल्कि अगर वो असुरक्षित रहते अंग्रेजों से तो एक समय ऐसा आता अल्टीमेटली जहां सारे राजा एक हो जाते और अंग्रेजों को बाहर कर देते। ये संभावना हमेशा के लिए समाप्त कर दी इस सहायक संधि ने। थॉमस रो का सेंटेंस कोट करिएगा, कभी पेपर में आता है मेंस में तो इससे लिखिएगा, आपको जो है आपके आंसर पे एक अलग वेटेज समझ में आएगा। तो ये सहायक संधि से हुआ क्या, दुष्प्रभाव। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव था कि भारतीय देसी राजाओं की, देसी रियासतों के राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। उनकी विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में थी और उनका निशस्त्रीकरण हो चुका था। उनके पास अब कोई खास हथियार, कोई खास सेना नहीं रह गई थी। जब सेना ब्रिटिशर्स देंगे ही तो फिर वो अपने लिए अलग से सेना का खर्चा क्यों उठाएगा। दो चीज़ें, फर्स्ट वन हो गई। सेकेंड वन देखें कि इसके कारण जो राज्य था उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अब ये क्यों खराब हो गई, तो बहुत आसानी से मैं कहूँ तो ब्रिटिशर्स ने सेना दी और सेना का खर्चा लगातार बढ़ाया। बार बार राजा को डराते थे कि फलाना राज्य आप पे हमला करने वाला है, हमसे उसने सहायक संधि मानी है पर वो तोड़ रहा है और आप पे हमला करने वाला है, सैनिक बढ़ाइए अपने। तो लगातार जो है वो सैनिकों की संख्या बढ़ाते थे। किसके पैसे से, ब्रिटिशर्स, राजा के पैसे से। और राजा के पैसे से जो सेना बढ़ती थी उसका खर्चा पूरा जो है ब्रिटिशर्स के पास जाता था, सेना भी बढ़ जाती थी और राज्य की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती थी। अर्थात राज्य के अंदर उद्योग धंधे समाप्त होने लगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें जो डायरेक्टली रिलेटेड है जनता के साथ। जो राजा था उस समय, जो राजा होता था सहायक संधि मानने वाला, वो राजा सहायक संधि मानने से पहले राज्य के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होता था। क्यों उत्तरदायी होता था, क्योंकि राजा एक इनसिक्योरिटी महसूस करता है कि अगर मैंने जनता के प्रति कार्य नहीं करा तो उसके कारण जो है जनता में आक्रोश और विद्रोह जन्म लेगा और ये मेरी सत्ता के लिए नुकसानदायक होगा। परंतु सहायक संधि होने के बाद अब राजा को पता है कि जनता कितने ही आक्रोशित हो, कितना ही उसका शोषण हो, पर मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकती और करेगी भी तो ये मेरी टेंशन नहीं है, मेरी सुरक्षा के लिए ब्रिटिशर्स हैं। अर्थात राजा की जनता के प्रति लायबिलिटी समाप्त हो जाती है। उसका जो उत्तर देने के लिए उसकी लायबिलिटी है वह समाप्त हो जाती है और भारतीय जनता भी घोर शोषण का शिकार होती है। तो ये पॉइंट्स थे भारत में सहायक संधि के दुष्प्रभाव के। क्या नेगेटिव इफेक्ट थे, सारे नेगेटिव इफेक्ट आप स्ट्रिक्टली देखें तो आते हैं या तो राजाओं के पक्ष में या तो भारतीय जनता के पक्ष में, और जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, वो इफेक्ट हैं, वो सारे जो है वो आते हैं ब्रिटिशर्स के पक्ष में। इस सहायक संधि ने एक बड़े राज्य की, साम्राज्य की स्थापना कर दी भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जो राज्य हैं अभी भी अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाए हुए हैं स्वतंत्रता का, कि वे स्वतंत्र हैं, अंग्रेजों से केवल सहायता लिए हुए हैं। अब इस मुखौटे को उतार देगी आने वाला जो डलहौजी है उसकी नीति, लॉर्ड डलहौजी भारत में इंट्रोड्यूस होगा और वो अब इस मुखौटे को भी हटाएगा कि आप जो है खोखला मुखौटा लगा के रखे हुए हैं, आप वास्तव में कोई शक्तिशाली हैं ही नहीं। कैसे, अभी हम देखते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और इसे हिंदी में कहा जाता है व्यापगत का सिद्धांत। रिपीट कर रहा हूं, व्यापगत का सिद्धांत या आप कहें हड़प नीति। ये डलहौजी ने लेकर आया और इसकी डेट एसेंशियल रूप से नोट कर लीजिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी डेट। इसकी डेट है 1848 से 56 तक। और इस डेट के बीच में ये कुछ तो भी ऐसा करने वाले हैं जिसके कारण 1857 की क्रांति हो जाएगी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न और बैकग्राउंड क्रिएट करने का काम करता है हड़प नीति लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। अब देखें 1846 तक की हम बात करते हैं। अगर हम 1846 की स्थिति को देखें तो आप पाएंगे कि 1846 आते आते जो भी आप अभी मॉडर्न डे इंडिया देखते हैं, मॉडर्न डे इंडिया इन द सेंस मैं कह रहा हूँ पूर्वोत्तर पूरा बांग्लादेश को मिला के, ठीक है। अभी आप मान लीजिए बांग्लादेश है, नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, और पाकिस्तान तो खैर है ही। मॉडर्न डे इंडिया के थोड़े बाहर तक सीमा को आप देख लें तो ये सारे क्षेत्र सहायक संधि मान चुके थे। वो सिंध हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, अवध हो,
पूर्वोत्तर के स्टेट हों, दक्षिण भारत तो खुद ही कूद के गया था, हैदराबाद का निजाम दौड़ते दौड़ते पहले पहुंचा था। तो ये सारे क्षेत्रों ने सहायक संधि मान ली है और अब पंगु बन चुके हैं, अंग्रेजों के जो है संरक्षण में पल रहे हैं। अब ये मुखौटा हटाने का कार्य शुरू करते हैं लॉर्ड डलहौजी। और ये कैसे करते हैं, तो एक सिद्धांत लेकर आते हैं। याद रखिए नीति नहीं है यहाँ पर, जो स्टूडेंट होता है आंसर लिखते समय हड़प की नीति या फिर लिखेगा व्यापगत का सिद्धांत न लिखे, व्यापगत की नीति लिखेगा। इट इज़ नॉट अ नीति, इट इज़ नॉट अ पॉलिसी, इट इज़ अ डॉक्ट्रिन, सिद्धांत है ये। और ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो डलहौजी है, जो भारत का गवर्नर है, वो अब कहेगा, देखिए याद रखिए भारत का गवर्नर है, ओके, वायसराय नहीं बना है, ये भारत का गवर्नर है। यह गवर्नर निर्धारित करेगा, यह गवर्नर मानेगा कि कौन उत्तराधिकारी है किसी राजा का। और अच्छे से कहूँ या मैं कहूँ इसको लिखने की लैंग्वेज में, ऑन पेपर लैंग्वेज में, तो लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम लाया इस सिद्धांत के द्वारा कि जो भी राजा एक स्वाभाविक, याद रखिए नेचुरल, स्वाभाविक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके दत्तक पुत्र अर्थात अडॉप्टेड चाइल्ड अर्थात गोद लिए हुए पुत्र को अंग्रेज उसका उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, उसका सक्सेसर नहीं मानेंगे। यही थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एकदम सिंपल शब्दों में, रॉ वर्ड्स में कहें तो जो डलहौजी था उसने व्यापगत सिद्धांत के द्वारा ये कहा कि जो भी राजा एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी, अब मैं कह रहा हूँ स्वाभाविक उत्तराधिकारी, इससे मेरा मतलब क्या है, स्वाभाविक उत्तराधिकारी होता है मेरा पुत्र। अब वो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज के समय पुत्री भी है, पर अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें या जब ब्रिटिश रूल है या एक एंशिएंट टाइम की बात करें, तो मैं कह रहा हूँ मेरा स्वाभाविक उत्तराधिकारी अर्थात मेरा पुत्र। मोटा मोटा कहूँ तो अगर मैं एक राजा हूँ और मैं बिना किसी पुत्र के ईश्वर को प्राप्त कर लेता हूँ, देन मेरा जो राज्य है वह किसे दिया जाएगा, ये अंग्रेज निर्धारित करते हैं। और अंग्रेज निर्धारित नहीं करते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमारे में विलय होगा। आप किसी भी बच्चे को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नहीं कह सकते। अब इस चीज़ को देखें कि भारत के अंदर बहुत समय से गोद लेने की परंपरा थी। अभी तो आप जो है, अब ना रहा साम्राज्य ना रहा राजा, तो गोद लेने वाला वो कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है, पर ये बिल्कुल बहुत जनरल था कि कई राजा ऐसे होते थे जिनका कोई पुत्र नहीं था, उनकी जो है पुत्रियां ही पुत्रियां हुई हैं। तब राज्य किसको दिया जाएगा, इसके लिए राजा जो है वो योग्य व्यक्ति देख लिया करते थे और उसे गोद ले लिया करते थे। और यहाँ मैं आपको बताऊं तो गोद एक छोटे से बच्चे से लेकर 40 साल के व्यक्ति को तक लिया जा सकता था। राजा को अगर लगता है कि उसके राज्य में ही फलाना ढिमकाना एक व्यक्ति है जो बहुत योग्य है, वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, कह देते हैं कि ये हमारा पुत्र है और वो जो है आगे उनके लिए सर्वाइव करेगा, उनका सक्सेसर होगा। तो ये जो गोद लेने की परंपरा थी भारत में बहुत पहले से थी, इसको अंग्रेजों ने बंद करा। अब इससे जो है बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। अब बड़ा चेंज कैसे आएगा, तो आप समझे कि ब्रिटिशर्स अब जो है वो भारत में चाह रहे हैं प्रत्यक्ष शासन। उनकी मंशा है कि अब ये जो राजाओं का चेहरा लगा रखा है कि फलाना राज्य का, मान लीजिए फलाना क्षेत्र है उसका राजा ए है, फलाना क्षेत्र उसका राजा बी, अब ये राजाओं के नाम हटाए जाए, इन मुखौटों को हटाया जाए और प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए कि फलाना क्षेत्र में गवर्नर जनरल रूल करते हैं। इसके लिए उन्होंने जो नीति बनाई, इसमें कहा कि जो दत्तक पुत्र है उसे हम अलाउ नहीं करेंगे, उसको हम नहीं मानेंगे और आपका जो राज्य है वो हमारे साम्राज्य में विलय हो जाएगा। और यह नीति जो है काफ़ी कठोर सिद्ध हुई, बहुत क्रूर सिद्ध हुई। कई राजाओं का इन्होंने इसी के क्षेत्र के राजाओं का इसी आधार पर विलय कर लिया। अब इसको आप देखें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, मैं मोटा मोटा बता दूं तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड डलहौजी भारत के जो क्षेत्र थे, जितना भी क्षेत्र था भारत में, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा उन्होंने, 3 नाम दिए उनको। पहला उन्होंने कहा एक क्षेत्र जो है क्षेत्र नंबर ए, या फिर हम कहें ग्रुप ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा 3 प्रकार के राज्य हैं भारत के अंदर और हमारी नीति में इन्हें कैसे कंसीडर करा जाएगा। तो पहला कहा एक क्षेत्र जो कभी भी ब्रिटिश रूल के अंतर्गत नहीं रहा है और ना ही वो कभी हमें कर देता है, वह गोद ले, वह जो करना है करे, हमें उससे कोई संबंध नहीं रखना। सेकंड चीज उन्होंने कहा कि वो राज्य जो हमें कर देते हैं, जिनसे हमें पैसा आता है, वो राज्य पुत्र गोद तो ले सकते हैं, लेकिन उसको गोद लेने के बाद अंग्रेजों से अटेस्ट कराना जरूरी होगा। अर्थात अंग्रेज जब कहेंगे
कि हाँ ये आपका उत्तराधिकारी है, तभी वो आपका उत्तराधिकारी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और थर्ड नंबर पे इन्होंने उन राज्यों को रखा जिन राज्यों की स्थापना में अंग्रेजों ने साथ दिया था, या जिन राज्यों की स्थापना के लिए अंग्रेज उत्तरदायी थे, सैन्य सहायता दे रहे थे। और ये राज्य बड़े बड़े थे, आप समझें, जो कंटेम्पररी इंडिया के अंदर स्टेट्स थे उनमें जो बड़े राज्य थे वह इसी टाइप के राज्य थे, जिन अंग्रेज ये मानते थे कि आपको एक राज्य बनाने में हमारा एक बड़ा हाथ है। और उनको कह दिया गया कि आप गोद नहीं ले सकते, अगर आपका स्वाभाविक उत्तराधिकारी बोले तो आपका पुत्र नहीं है तो आपका साम्राज्य अब हमारे साम्राज्य में विलय हो जाएगा, अब कोई राजा नहीं रह जाएगा उस क्षेत्र का। और ऐसा करते करते ये अल्टीमेटली एक ना एक दिन ऐसी स्थिति को रीच कर लेंगे जब कोई ना कोई राजा आएगा जिसका कोई पुत्र नहीं होगा, तो उसका राज्य अंग्रेजों में विलय हो जाएगा। ये जो नीति थी, इस नीति का बहुत ज़्यादा विरोध करा गया और उसी विरोध की एक परिणति था, उसी विरोध का एक चरम उत्कर्ष था कि भारत के अंदर 1857 की क्रांति होती है। आपको मैं बताऊं तो आपको समझने में ऑन पेपर ऐसा महसूस होगा कि ये जो नीति है, इस नीति में ठीक है अगर स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, पुत्र नहीं है तो अंग्रेज संभाल लेंगे, लेकिन इन्होंने ये तो केवल एक दत्तक पुत्र, अडॉप्टेड चाइल्ड का एक बहाना था। इन्होंने इस नीति को बहुत गलत तरीके से, बहुत फॉल्स वे में जो है भारत में इम्प्लीमेंट करा। फॉर एग्जांपल दो जो है एग्जांपल आप लिखेंगे, आप आंसर में मेंशन करेंगे कि इस नीति का, इस सिद्धांत का बहुत गलत तरीके से भारत के अंदर इम्प्लीमेंटेशन था। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल थे संबलपुर और अवध। अवध, संबलपुर में ऐसा हुआ था कि अवध जो संबलपुर का राजा था उसका देहांत हो जाता है, परंतु उसकी पत्नी जीवित होती है जो कि उत्तराधिकारी के बनने के पूरे योग्य होती और शासन संभाल रही होती है। फिर भी ब्रिटिशर्स उसको जो है अलाउ नहीं करते और उसके राज्य को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। सहायक संधि अपना रखी थी, इस कारण जो है डायरेक्ट उनको अपने अंदर, अपने साम्राज्य के अंदर विलय कर लिया गया। सेकंड, और आप कहें अल्टीमेट गलत जो था वो था अवध का विलय। अवध जो था सहायक संधि अपनाया था, हमने देखा था अवध के बारे में। अवध ने सहायक संधि अपनाई जरूर थी, अवध का तो राजा भी जिंदा था, उसका पुत्र भी था, और तब भी जो है उसको हड़प नीति के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत या हम कहें व्यापगत के सिद्धांत के तहत उसको मिला लिया गया, जबकि राजा भी जीवित था और उसका उत्तराधिकारी भी जीवित था। दोनों के जीवित रहते हुए भी उस क्षेत्र का विलय कर लिया गया। और लॉर्ड डलहौजी ने इसके लिए केवल एक कथन दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था, कथित तौर पर अवध में कुशासन है। अब ये कुशासन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, वहाँ कहीं भी मेंशन नहीं था कुशासन क्या है, वो कौन से फैक्टर है जो कुशासन को डिफाइन करेंगे, और कुशासन का लेना ही देना क्या है दत्तक पुत्र के साथ। ये सारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था, सीधा सीधा था कि ये क्षेत्र जो है वो भारत में मिला लिया गया क्योंकि वहाँ पर कुशासन है। और इस प्रकार लॉर्ड डलहौजी की इस नीति ने भारत के अंदर वो छोटे छोटे राज्य जो आपस में लड़ रहे थे और अंग्रेजों से संधि कर चुके थे, उनको डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और ये छोटे छोटे राज्य के अब राजा नाम मात्र के भी नहीं रह गए, कहीं कहीं थे तो उन्होंने जो है बहुत सारी टिपिकल शर्तें मान ली थी कि हम जो है नाम के साथ राजा लगाएंगे, हमारा ये महल होगा और फलाना फलाना जो है गांव तक हमारी रेवेन्यू कलेक्ट करने की शक्ति होगी, बाकी सब आपका, बस हमारा राजा का नाम, हमारा ओहदा रहने दीजिएगा। इन शर्तों के साथ भारत के अंदर ये जो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार था यह हो चुका था। और 1856 का दिन, जिस समय भारत में 1857 की क्रांति होती है, वह जो ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा थी वही आखिर तक रहती है। अगर मैं इसे और शब्दों में कहूँ तो 1856 तक, जब तक लॉर्ड डलहौजी थे तब तक उन्होंने साम्राज्य विस्तार करा, और लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद 1857 की क्रांति होती है, और उस क्रांति के बाद भारत में कभी इतना बड़ा साम्राज्य विस्तार होता ही नहीं है। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 की डेट को, तो जो भारत की साम्राज्य की सीमा थी
इंडियन जो क्षेत्र था उसकी जो सीमाएं थी वो सीमाएं अर्जित करी गई थी वास्तव में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा। हड़प नीति से इस सिद्धांत के कारण जितने भी क्षेत्रों को लॉर्ड डलहौजी अपने में मिला पाया वह क्षेत्र अंत तक साथ में रहे और जिनको नहीं मिला पाया वो जो है वो बाहर ही रह गए। अल्टीमेटली मिला तो सबको ही लिया था उन्होंने, कोई क्षेत्र नहीं बचा था, हड़प नीति से कोई नहीं बच पाया था। क्लियर है? यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए राज्यों का क्रम याद करें, पर अगर याद करना चाहें तो आपको ईजिली मिल जाएगा। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप उस क्रम को लर्न करने की कोशिश ना करें, बिकॉज उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है और ये जो है सिद्धांत था अपनाने के लिए राज्यों का क्रम अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर उसको लर्न करें और संबलपुर और अवध के बारे में आप विशेष तौर पर ध्यान दें कि इनका ज़बरदस्ती हड़पा गया था इनको। और ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की और इसमें जो है इसका बहुत बड़ा रोल होगा। ओके, तो देखिए हमने आज सहायक संधि भी देख ली, आज हमने हड़प नीति भी देख ली है। हड़प नीति मतलब कि आप हड़प ना लिखें, उसको ब्रैकेट में डालिएगा, इसका वास्तविक नेम व्यापकता का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। इसके अलावा द्वैत शासन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है, देखिए कोशिश करें कि उसका उत्तर लिख पाएँ। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं, ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 30, अगर मैं कहूँ टॉप 50 क्वेश्चंस जो सबसे कठिन है, जिसका उत्तर दे पाना बहुत कठिन है, उनमें से एक है। और ये क्वेश्चन है, आप लिखें, भारत में ब्रिटिशर्स की विजय संयोगवश थी या वह जो है उद्देश्यपूर्ण थी? ये एक्सीडेंटल थी या फिर जो है इंटेंशनल थी? जो एम्पायर था ये बनना या विजित होना, ये एक उद्देश्यपूर्ण था या इंटेंशनल था? अब अभी हम ये लेक्चर देख कर आए हैं, हमने पूरा देखा है, संधि बंधी और ये सब सिद्धांत देखे हमने, तो हमें ऐसा लग सकता है कि ये संयोगवश नहीं था, ये तो इंटेंशनल था। तो फिर याद करें वो समय जब जहांगीर औरंगजेब के समय ये आए थे, और जब ये आए थे तो किस प्रकार बार बार इनकी जो है हार हो रही थी और ये केवल फोकस कर रहे थे अपने आप को व्यापार पर। आपको ध्यान होगा पोर्चुगीज़ जब भारत आए थे तो उस समय हमने लिखा हुआ था कि ये जो है धर्म का क्रॉस और हाथ में तलवार लेकर आए हुए थे, परंतु ब्रिटिशर्स जब आए थे तो इनका पूरा फोकस केवल और केवल किस पर था? ट्रेड पर था। तो क्या ये कह पाना कि जो विजय है ये पूरी तरह से इंटेंशनल है सही होगा? लेकिन क्या ये कह पाना कि ये पूरी तरह से एक्सीडेंटल है ये सही होगा? तो एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है आंसर में। आपको पहले ये बताना होगा कि ये एक्सीडेंटल है, फिर बताना पड़ेगा ये इंटेंशनल है। ये पहले उद्देश्यपूर्ण नहीं थी, बाद में उद्देश्यपूर्ण बनी। बाद में जो है ये परम सिद्ध होता है कि अंग्रेज जो है वो इंटेंशनली भारत में ये सब कर रहे थे, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। और मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा दिया है 56 का। इस समय जो राज्य की सीमा अर्जित करेंगे लॉर्ड डलहौजी, 1947 तक आते आते यही सीमा रहती है, थोड़ी बहुत बढ़ती है, थोड़ी बहुत घट भी जाती है। क्लियर? तो आज का ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हड़प नीति के कारण और उस बहुत सारे रीजंस देखेंगे। 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।